हेलो एवरीवन, मैं सीए सुरेश पोद्दार, वीएस क्लासेज जयपुर से। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीएमए फाइनल के सब्जेक्ट कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, जो कि रिलेट करता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब बने, कैसे बने और क्यों बने। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर काम को करने के लिए कुछ न कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही किसी भी प्रकार की अकाउंटिंग करने के लिए या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए भी स्टैंडर्ड्स फिक्स किए गए हैं। ऐसा क्यों किया गया? आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम सुना होगा, अभी आपने इंड एएस का नाम भी सुना होगा, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। आपने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे का नाम सुना होगा। इनकम टैक्स में आपने आईसीडीएस का नाम सुना होगा। तो इसका मतलब आप एएस काफी लंबे टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, एएस, इंड एएस एक आईएफआरएस भी होते थे, आईसीडीएस फॉर टैक्स पर्पज है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऑडिटिंग में। तो बहुत जगह पे हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं। यहाँ पे बनाए गए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जाहिर सी बात है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग करने में आपको गाइड करते हैं। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग इनके अकॉर्डिंग होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है कि ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, तो बेसिकली इनको बनाने का जो पर्पज होता है वो होता है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने लग जाए, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो ना करें, वो अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाने लग जाए, तो क्या उनके अकाउंट्स कंपैरेबल होंगे? क्या उनके अकाउंट्स एक जैसे होंगे? नहीं, उनके रिकॉर्ड्स, उनके अकाउंट एक जैसे बिल्कुल नहीं होंगे। बट फॉर मेजर डिसीजन मेकिंग और फॉर मेनी पर्पजेज हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंट्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। और उन्हें समझने के लिए हमें एक यूनिफॉर्मिटी की रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जो लिख रहे हैं हम उसको उसी सेंस में समझ सकें। जैसे अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं कि हम लैंग्वेज में सामने वाला जो कह रहा है उसको उसी लैंग्वेज में समझ पाए, दैट्स व्हाई हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो वैसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि अगर आपको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है और बनाने वाले ने भी उसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप उसको आसानी से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट, ओके। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ठीक है, जिसको अगर डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो डिजाइन किए गए हैं, क्यों? ताकि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी को अचीव किया जा सके। किस चीज में? अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रैक्टिस में। मतलब जो जो लोग कॉस्ट अकाउंट मेंटेन करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उन सभी के काम में, उन सभी के रिकॉर्ड्स में एक कंसिस्टेंसी देखी जा सके। दैट्स व्हाई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। अब सवाल आता है कि सर ये बनाता कौन? तो इसके लिए आपका इंस्टीट्यूट जो है आईसीएआई या फिर आईसीएमएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने एक बोर्ड बनाया जिसका नाम है, और ये आपको नाम याद होना चाहिए तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड को बना के इसको ये काम दिया गया कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाना है, टाइम टू टाइम उनको अपडेट करना है और उनको मेंटेन करना है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर होना चाहिए सर CASB, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बनाता है। ठीक, ओके। तो ये तो बात हुई कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिक्वायरमेंट क्यों है और उन्हें क्यों बनाया जाता है। अब आप नीड बोल दीजिए, आप फायदे बोल दीजिए। बताए गए हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्या फायदे हैं या फिर उनसे क्या होगा। पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड कराते हैं किसी भी प्रकार की कॉस्ट को मेजर करने के। ठीक है, मान लीजिए आप मेटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं और मैं भी मेटेरियल कॉस्ट निकाल रहा हूं। अगर हमारा तरीका अलग अलग हुआ
तो हमारे जो रिकॉर्ड्स बनेंगे, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, वो कंपैरेबल नहीं होंगे। तो दैट्स व्हाई ये हमें एक स्ट्रक्चर अप्रोच दे रहा है, ताकि आप कोई अनस्ट्रक्चर अप्रोच लगा के या मिसमैनेज ना कर दो काम को। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर अप्रोच दी गई है किसी भी कॉस्ट को मेजर करने के लिए, राइट। ठीक है। दूसरा, ये इंटीग्रेट कर रहा है, हार्मोनाइज कर रहा है और स्टैंडर्डाइज कर रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस को। ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं जिनमें कॉस्ट रिकॉर्ड है, तो वो कॉस्ट रिकॉर्ड पूरे इंडिया में एक जैसे ही हो, एक ही कंसेप्ट पे बेस हो, एक ही पॉलिसी फॉलो हो रही हो, उसके लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी मदद करते हैं। ठीक है। ये हमें गाइडेंस देते हैं किस बारे में, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी को अचीव करने के लिए। अब आप कहोगे सर ये यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किस चीज में काम में लेना है, थोड़ा इलस्ट्रेट कीजिए। तो सुनिए, अगर मैं एक कॉस्ट को वेरिएबल के रूप में, आपने पढ़ा है ना कि कॉस्ट 3 तरीके की होती है, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल, या सेमी फिक्स हम उसको बोल सकते हैं। अगर मैं किसी कॉस्ट को वेरिएबल ट्रीट कर रहा हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप भी उसको वेरिएबल ट्रीट करने चाहिए, तब तो हमारे बीच में कंसिस्टेंसी है, यूनिफॉर्मिटी है। अदरवाइज हमारे बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बता रहा है कि कौन सी कॉस्ट को वेरिएबल लेना है और कौन सी कॉस्ट को फिक्स लेना है, तब तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो सेम हो जाएगा, क्योंकि आप भी चल रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और मैं भी चल रहा हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो तो बात समझ में आ जाती है। बट अगर ऐसा नहीं होता, हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे होते, तो हो सकता है आपका कंसेप्ट कुछ अलग होता, मेरा कंसेप्ट कुछ अलग होगा, राइट। ओके। तो किस चीज में कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी ये हमें दे रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट में और अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कॉस्ट को क्लासिफाई कैसे करना है, फिर उनका वैल्यूएशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, और जब कॉस्ट निकल जाएगी तो उसे कौन से प्रोडक्ट पे असाइन करना है, कौन से सर्विस पे असाइन करना है। इन सब बातों में यूनिफॉर्मिटी बनाने का काम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं, राइट। चलिए आगे देख लेते हैं। अराइव एट द बेसिस ऑफ कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिविटी और सर्विसेज वेयर रिक्वायर्ड बाय लीगल और रेगुलेटरी बॉडीज। ठीक है। हमें जब भी किसी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट वगैरह निकालनी होती है, तो उसका क्या तरीका रहेगा, ये भी हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बता देते हैं, राइट। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये अपने प्रैक्टिसिंग मेंबर जो हमारे सीएमए हैं, जो प्रैक्टिस में है, ठीक है, ये उनको भी मदद करते हैं, उनको भी इस बात में सपोर्ट करते हैं कि उनको अगर किसी चीज का अटेस्टेशन करना है, किसी स्टेटमेंट का अटेस्टेशन करना है, तो उस स्टेटमेंट को कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, उन चीजों पे भी गाइड करते हैं, राइट। एंड लास्ट वन इज असिस्ट इन क्लियर एंड यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल रिलेटेड इशू ऑफ वेरियस यूजर्स। आपको याद होगा, आपको याद होगा कि हम जब इंटर में ऑडिट पढ़ते थे, ठीक है, पेपर नंबर 12 में, तो वहां पे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाती है उसके कई यूजर होते हैं, जैसे ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, आपके इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, आपके क्रेडिटर्स, मनी लेंडर्स होते हैं, वो सब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं। तो वैसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड में भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी उसके यूजर होते हैं जिनके लिए वो काम के होते हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट बॉडीज, रेगुलेटर्स, रिसर्च एजेंसीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ये सारे होते हैं। तो इन सबको भी गाइडेंस प्रोवाइड कराने का काम यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका स्टेटमेंट एज पर यूनिफॉर्म रूल्स ऑल ओवर इंडिया में एक जैसे बने हैं, तो जो रिसर्च कर रहे हैं वो आसानी से समझ लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले बेसिक चीजें पढ़ी होगी, ठीक है। और जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी आसानी से, मतलब कहने का मतलब ये है कि आज अपन कहीं पे जाते हैं और हमें हमारी ही लैंग्वेज का पर्सन मिल जाए, तो जाहिर सी बात हम उसकी चीज बेटर समझ सकते हैं। तो वैसे ही जब हमारे कॉस्ट रिकॉर्ड किसी के सामने जाएंगे जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज है, तो वो उनको बड़े ही आसानी से समझ पाएगा, राइट।
तो इसके लिए यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस किया जाता है, राइट। तो ये हमारा था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन, राइट। अब हमें एक चीज और यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने सारे हैं, 24 है टोटल, इनको हम कैसे पढ़ें? ठीक है, मतलब इसमें हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो इसमें हमें थोड़ा सा गाइड कर दो कि हम इनको कैसे पढ़ें। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ पहले तो कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें जनरली दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक, इनका नाम आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू के अंदर, तो इसलिए आपको इनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट इस पे आ सकता है, जो इनमें डेफिनेशन दे रखी है उन पे, या जो कई जगह पे कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे शॉर्ट नोट आ सकता है, राइट। और तीसरा, इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करते हैं, जैसे CAS2 है, प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करता है कैपेसिटी का। ठीक है, CS4 है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 6 एम्प्लॉय का हो गया, सॉरी 6 मटेरियल हो गया, 7 एम्प्लॉय होगा, 8 यूटिलिटी हो गया। तो इन सब पे, 12 हो गया रिपेयर मेंटेनेंस, इन सब पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैंने आज सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया है। पोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक एक स्टैंडर्ड की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।